हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाई नॉलेज ट्री में। आइए आज हम समझते हैं ग्रेविटेशन टॉपिक को। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया, जिन्होंने ये देखा कि पेड़ से एक सेब जो है वो ज़मीन की तरफ, अर्थ की तरफ गिर रहा है। उन्होंने सोचा कि ये जो सेब है वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गया, और ये सोच पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया और गुरुत्वाकर्षण बल को प्रूव किया। ग्रेविटी ग्रेविटी इज एन attraction that acts between any two objects that have a mass। ग्रेविटी कहती है कि दो वस्तु के बीच आकर्षण होता है यदि उसका अपना खुद का द्रव्यमान है। वो कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी ओर आकर्षित करके रखी है। गुरुत्वाकर्षण बल होने का और भी बहुत सारा उदाहरण है। आइए हम आगे समझते हैं। हम जमीन पर खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रह पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो जैसे पृथ्वी गैलेक्सी में मूव कर रही है, वैसे हम भी गोल गोल घूमने लगेंगे। तो ये ग्रेविटी हमें एक जगह बांध कर रखती है, बाइंड करके रखी है। तो हमें पता नहीं चलता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है, संतरे के आकार की है। ये कौन हमें फील नहीं होने देता है? ये हमें ग्रेविटी फील नहीं होने देता है। अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए तो हमें तुरंत फील हो जाएगा कि जो पृथ्वी है वो संतरे के आकार का है। समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की क्रियाएं या आकाशगंगा में ग्रह और तारों का उपस्थित होना, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सब क्या है? गुरुत्वाकर्षण का ही देन है। कि अगर गुरुत्वाकर्षण ना रहे तो ये सब क्रियाएं क्षण भर में बंद हो जाएंगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। सेब को गिरते देख न्यूटन्स ने उसे सोच तो लिया कि गिरा, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब उसको लॉ देना था, नियम देना था। क्योंकि साइंस जो है वो सिर्फ सोच लेने से प्रूफ नहीं होता, उसके लिए नियम देना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, तब मानता है। तो न्यूटन्स ने लॉ दिया। तो आप देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका r है। तो न्यूटन्स अपने
गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहता है कि फोर्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट यानी कि m1 और m2 को एक साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन्स का पहला समीकरण होगा, जो उन्होंने कहा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास m1 एंड m2। तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है हिंदी में, आप पढ़ सकते हैं। मैंने नोट्स भी कवर किया है, जो मतलब बच्चों को ये हेल्पफुल होगा बनाने में। नोट्स एकदम आसान भाषा में मैं लिखी हूँ, इंग्लिश का ज़्यादा मैंने इसमें प्रयोग नहीं किया है, बाइलिंगुअल है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि यदि हम मास को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास को इंक्रीज करेंगे जैसे, तो ये भी क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। और यदि फोर्स को हम डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो ये भी क्या होगा, घटेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि यदि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा घटेगा। अब सेकेंड इक्वेशन में न्यूटन्स ने कहा इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको समझने से पहले केपलर के प्लैनेटरी मोशन को हम समझेंगे। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने अपने 3 नियम दिए, उसके बाद न्यूटन आया जिसने केपलर के ही लास्ट तीसरे नियम को वेरीफाई किया था। न्यूटन के ग्रेविटी की खोज करने से पहले एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था केपलर। केपलर ने भी 3 नियम दिए, जैसे न्यूटन का 3 लॉ है ग्रेविटी का, उसी तरह से केपलर का भी 3 नियम है। और केपलर के ही तीसरे नियम को न्यूटन ने वेरीफाई किया, F इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि केपलर ने दिया था। ये जो सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे हैं, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये जो है केपलर के द्वारा दिया गया नियम है, जिसे ग्रेविटी
बात बताई। केपलर का 3 नियम है, जिसमें अभी हम पहले नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केपलर ने कहा सूर्य के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट रोटेट कर रहा है वो एक सर्कल नहीं है। केपलर ने ये बात बताई कि सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह घूम रहा है तो वो सर्कल ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, वो एक इक्लिप्स ऑर्बिट में घूम रहा है। इक्लिप्स मतलब वलयाकार, अंडाकार। सर्कल मतलब गोल होता है, एकदम रोटी की तरह। रोटी की तरह गोल नहीं, जो सर्कल गोल होता है वो एकदम मम्मी वाला चूड़ी वाला गोल सर्कल नहीं। ये इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, ओवल शेप्ड। इसका इंग्लिश में भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस लॉ मीन्स दैट ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज एन इक्लिप्स। कोस्ट में देखिए ओवल शेप दिया हुआ है, इक्लिप्स को हम लोग ओवल शेप भी मान सकते हैं, एंड नॉट एन एग्जैक्ट सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल। तो केपलर का पहला स्टेटमेंट क्या है कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है, ये ग्रह, ये जो आपका ग्रह है, मान लीजिए 8 ग्रह है ना, 8 ग्रह में से कोई ग्रह है जो कि आपका सूर्य के चारों ओर राउंड कर रहा है, ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ये आपका इक्लिप्स में घूम रहा है, ना कि सर्कल में। तो ये केपलर के फर्स्ट लॉ का पहला स्टेटमेंट है। उन्होंने 3 बातें बताई है, जिसमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, आइए देखते हैं। सूर्य का 2 फोकस है। उन्होंने कहा कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है वो इक्लिप्स है। उसके बाद उन्होंने बताया कि सूर्य का 2 फोकस है। हम फोकस 1 या फोकस 2 मान सकते हैं। दोनों में से जो सूर्य है वो हमको कहीं भी मिल सकता है। दोनों F1 पे भी मिल सकता है कभी भी, और कभी F2 पे भी मिल सकता है। सूर्य के स्थिति के ऊपर डिपेंड है। देखिए फर्स्ट डायग्राम बनाया हुआ है कि जैसे सन के अराउंड जो है प्लेनेट चक्कर काट रहा है वो इक्लिप्टिकल शेप में है, नॉट ए सर्कल। और सेकेंड स्टेटमेंट में जैसे अभी बताया उन्होंने कि सूर्य का 2 फोकस F1 और F2। सूर्य दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे उपस्थित रहेगा एक समय में। जरूरी नहीं है कि वो इस पे मिले या इस पे, किसी दोनों में से एक पे उपस्थित रहेगा। एन इक्लिप्टिकल पाथ हैज 2 फोकस एंड द सन इज एट one of the 2 focus of elliptical। तो केपलर फर्स्ट लॉ में जो उन्होंने 2 बातें बताई थी वो दोनों बातें क्लियर हुई। पहली बात कि वो जो सन घूम रहा है वो सर्कल शेप में नहीं है, और दूसरी बात कि सूरज के पास 2 फोकस है। दोनों फोकस में से कहीं एक जगह वो आपको उपस्थित मिलेगा जब वो प्लैनेट चक्कर काट रहा होगा। अब आइए हम समझते हैं केपलर का सेकेंड लॉ। केपलर का सेकेंड लॉ कहता है
कि ये जो इलिप्टिकल पाथ है, मान लीजिए कि सन है यहाँ पे F2 पे, और एक प्लेनेट है P1 और दूसरा प्लेनेट है आपका P2। जो कि प्लेनेट P1 जो है वो मूव करके यहाँ पहुंच गया, P1 डैश अपनी स्थिति को चेंज किया, मूव किया यहाँ से यहाँ तक। P2 भी क्या हुआ, P2 भी P2 डैश के पास पहुंचा, यहाँ थोड़ा सा मूव किया। और हम फोकस से यदि ये दोनों का एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, छोटा होगा, इधर वाले का एरिया। जो सूर्य से प्लेनेट दूर होगा उसका एरिया छोटा होगा। इस डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मतलब दोनों इक्वल बन गया है, उल्टा हो गया है, ये बड़ा बन गया है, ये छोटा बन गया है। लेकिन रियल में ऐसा होता है कि जो सूर्य से दूर होते हैं जो प्लेनेट, उसका एरिया होता है छोटा, और सूर्य के जो नज़दीक होते हैं प्लेनेट, उसका एरिया होता है बड़ा। तो आप स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, चित्र तो एज्यूम इमेजिन करने की बात है। आगे नेक्स्ट डायग्राम में मैं इसको ठीक कर दी हूँ। जैसे नीचे स्टेटमेंट में देखिए, F2 से P1 के प्रारंभिक स्थिति से मूवमेंट की स्थिति तक, F2 P1 से P1 डैश तक मूवमेंट में जितना समय लगता है, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जितना टाइम लगता है, मान लीजिए 5 सेकेंड लगा, एज्यूम की हूँ मैं, तो उतना ही टाइम इसको भी लगेगा, P2 को भी 5 ही सेकेंड। टाइम दोनों को सेम ही लगता है, या तो सन से पास है या दूर है, ये मायने नहीं रखता है। दोनों का जो है टाइम वो क्या होता है, सेम ही लगता है। तो यही बोला गया है कि दोनों का टाइम क्या लगेगा, मूवमेंट में सेम लगेगा, और दोनों का इक्वल होता है। एरिया क्या होता है, एरिया दोनों का इक्वल होता है। इसका एरिया भी इक्वल होता है और ये एरिया भी आपका इक्वल होता है। तो देखिए दोनों एरिया P डैश टू F2, P1 डैश F2, दोनों का एरिया क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो ये आपका केपलर सेकेंड लॉ है। Each planet revolves around the sun in such a way that the line joining planet to the sun sweeps over equal area in interval of time। देखिए अभी मैं बता रही थी आपको, जैसे इसका एरिया क्या है, each planet revolves around the sun in such a way that the line joining planet to the sun sweeps over equal area in interval of time। ऐसा प्लेनेट जो सन के पास है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जो सन के पास है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो सन से दूर है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड क्या होगी, कम होगी। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका स्पीड क्या होगा,
ज़्यादा होगा, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा 5 सेकेंड, और इसको भी 5 सेकेंड। A planet moves faster when it closer to the sun and moves slowly when it is faster from the sun। जो सन के क्लोज होगा उसका मूवमेंट फास्ट होगा, उस प्लैनेट का मूवमेंट। और जो सन के दूर होगा, फॉर अवे होगा, उसका जो मूवमेंट है प्लैनेट का वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा, इसका फास्ट होगा। क्या चीज, मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। एरिया दोनों का इक्वल होता है, एरिया जो होता है इक्वल होता है। इस डायग्राम में देखिए, मैंने एरिया छोटा कहा था, एरिया छोटा नहीं होता है, ये एरिया छोटा नहीं होता है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। एरिया छोटा बड़ा कवर करता है, लेकिन दोनों का एरिया जो है वो आपका सेम माना गया है। एरिया छोटा बड़ा कवर करता है, लेकिन इसे कंसीडर किया गया है कि ये एरिया जो है इक्वल है। नेक्स्ट थर्ड लॉ आइए हम समझते हैं, केप्लर्स थर्ड लॉ, जिसे न्यूटन ने आगे प्रूव किया है। ये आपका सन है और ये आपका प्लैनेट है। मान लीजिए कि कोई भी है, वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, अर्थ है, कोई भी एक प्लैनेट है, मान लीजिए ये हमारा सन है। सन और प्लैनेट और सन के बीच की जो दूरी है उसका हम क्यूब करेंगे। केप्लर थर्ड लॉ में कहते हैं कि जो सन और प्लैनेट के बीच की दूरी है उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसका क्यूब बोल रहे हैं, इसका हम क्यूब करेंगे। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम पीरियड का। आर का क्यूब करके, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं क्यूब का, सॉरी टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का भी क्या वो बता रहे हैं कि स्क्वायर होता है। तो दोनों के बीच की दूरी को वो क्यूब करके उसके जो टाइम पीरियड है उसको स्क्वायर कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हैं। प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेशन में है, जो टाइम पीरियड होता है। सन के चारों तरफ घूमने में जितना समय लगता है प्लैनेट को, वही उसका टाइम पीरियड होता है। जैसे जुपिटर को 11.8 ईयर्स लगते हैं सन के चक्कर लगाने में, आगे हम आपको बताएंगे। तो केप्लर सेकेंड लॉ में इस स्टेटमेंट को बताते हैं, वेयर आर जहाँ पे डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट सन और प्लैनेट के बीच का, टी टाइम पीरियड है, रिवॉल्व द सन जितना प्लैनेट को घूमने में समय लगता है। केप्लर ने टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन उन्हें प्रूव नहीं किया उन्होंने। प्रोपोर्शनल हटाने पर कांस्टेंट आता है, और यदि कांस्टेंट का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो ये दोनों को हम इक्वल करके देखेंगे। और जुपिटर को चक्कर लगाने में 11.8 ईयर लगता है,
उस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 5.2 आर्मस्ट्रॉन्ग है। दोनों को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए दोनों इक्वल आया है। और प्लैनेट्स का नाम लिख दिए हैं इसमें, प्लैनेट्स और सन का पढ़ना था तो मरकरी है, अर्थ है, जुपिटर है, वेनस है, मार्स है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है। एक प्लैनेट था प्लूटो जिसे अब बौना ग्रह माना जाता है, उसे ग्रह की उपाधि खत्म कर दी गई है। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं। How did Newton guess the inverse square law? According to Kepler's third law, ये क्या है? According to Kepler थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में केपलर यही कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर है और डिस्टेंस का क्यूब है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बात न्यूटन ने कहा। अब केपलर के जो तीसरे नियम है उसका न्यूटन कुछ करने वाला है, यानी उसका एक सही डेफिनेशन देने वाला है। अब न्यूटन सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर। ये यार क्या है? टू ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ही है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसको केपलर के फर्स्ट लॉ को नकारते हुए न्यूटन ने ये माना कि सन और प्लेनेट के बीच का ऑर्बिट इक्लिप्टिकल नहीं होता है, यह ऑर्बिटर सर्कुलर होता है। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि पाथ जो है वो इक्लिप्टिकल होता है, ऐसा होता है, जो कि न्यूटन ने इसे काट दिया। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि ये नहीं होता है, होता है सर्कल, ये होता है, ये दोनों नहीं होता है। केपलर के बात को काट दिया। केपलर का कहानी फर्स्ट लॉ का यहाँ खत्म। अब आइए आगे देखते हैं।
न्यूटन ने अब नया बात क्या बताया कि सर्कुलर पाथ में प्लैनेट जो है वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ पे एक और टॉपिक निकल करके आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अब ये क्या है अभिकेंद्रीय बल? मान लीजिए ये सन है और ये कोई प्लेनेट है, ये मास m1 है, इसका मास m2 है। न्यूटन बाबा तो कह रहे हैं कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? ऑब्जेक्ट के मास ऑफ प्रोडक्ट का। ये दोनों के मास का प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स को घटाएंगे तो मास घटेगा और मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स को बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा। और सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसको तो हमें सिद्ध ही करना है, मतलब इसके पास तो पहुंचना ही है। ये अभी सस्पेंस बना हुआ है कि ये क्या है। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो आइए यहाँ पर पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को समझेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी हिंदी में इसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपकेंद्रीय, बाहर की तरफ लगने वाला बल है। सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि ये दोनों फोर्स तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो। दोनों फोर्स आपस में संबंधित है। आइए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मेला तो सभी लोग जाते हैं, और वहाँ पे चरखा वाला झूला कोई ना चढ़े तो मेला घूमने का मज़ा ही नहीं आता है। तो आप ये एक बात गौर किए होंगे, अगर मेले में गए होंगे, चरखे पे चढ़े होंगे, तो देखे होंगे कि जो झूले का बॉक्स होता है वो लोहे के रॉड से बंधा होता है, मतलब कसा होता है उसको, जो कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। ऐसे बीच में यहाँ पे मान लीजिए कि नट दिया हुआ है, सारे झूले के बॉक्स को रॉड से क्या किया जाता है? कस दिया जाता है। तो ये झूले में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ। ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और झूला में चढ़े होंगे तो फील हुआ होगा कि जब ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तब तो अच्छा लगता है, जब नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो बॉक्स है इधर की ओर आके हमको फेंक रहा है। यहाँ अजीब सा लगता है कि फेंक दिया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है, बस ये महसूस होता है हमको। तो किसी भी बॉडी पे ये दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं, एक बाहर की तरफ लगता है और एक अंदर की तरफ लगता है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर पाता है। अब आइए सेंट्रीपिटल फोर्स को थोड़ा अलग से समझ लें। केंद्र की ओर लगने वाला बल है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में हम लोग सब रस्सी खेले हैं, पत्थर बांध के, बॉल बांध के, और उसको घुमाने लगते हैं, गोल 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 घुमाने लगते हैं उसको। और जब घुमाते हैं तो मजाल है कि इधर उधर चला जाए, वो अपने ही राउंड में बना रहता है। तो ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो ऑब्जेक्ट को कहता है कि तुझे घूमना है तो घूम, किंतु सर्कुलर पाथ में घूम, गोल गोल घूम, इधर उधर तुमको नहीं जाना है। फोर्स मतलब पकड़ के रखा है उसको कि तुमको इसी पथ पे घूमना है,
आगे तुमको नहीं जाना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब भैया दुनिया गोल है और उसी में घूमो। The force which act on an object to keep it along circular path। यहाँ पे मूविंग होगा, मनी लिख दिए हैं। कोई भी काम ज़बरदस्ती करने से अच्छा नहीं लगता है। अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे ये प्लेनेट है मून, और ये अर्थ। वाई मून रोटेट इन सर्कुलर पाथ। ये क्यों घूम रहा है सर्कुलर पाथ में? इससे तो रड नहीं बना है, झूला से तो रड बना था, वो किल से कसा हुआ है। जनरेटर उसको चला रही है, लेकिन इसको चलाने के लिए तो कुछ नहीं है। चरखा बिना जनरेटर के थोड़ी ना चलेगा, या फिर बिना सोर्स ऑफ एनर्जी के थोड़ी ना चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन मून जो है वो चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो यहाँ जो है आपका काम क्या कर रहा है? ग्रेविटी, वही सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर तरफ खींच के रखा है, जो कि दिख नहीं रहा है। फोर्स दिखता नहीं है, क्योंकि जब किसी के गाल पे एक थप्पड़ पड़ता है ना फोर्स से, तो वो फोर्स दिखता नहीं है। लेकिन जब चोट लगती है ना तो उसका रिजल्ट दिखता है। तो वही हाल है मून और अर्थ के बीच का भी। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और ये इसको बांध के रखा है। यहाँ पे लोहा कसने का ज़रूरत नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बांध के रखा है। ग्रेविटी भी वही काम कर रहा है। तो आगे चल के सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या हो जाएगा? ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स का ही नाम क्या है? ग्रेविटी। आइए आगे समझते हैं। मून को बांधे रखने का काम अर्थ की ग्रेविटी कर रही है, वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य कर रही है, जिस कारण से मून रोटेट इन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है कि घूमना है तो घूमो, लेकिन इतना ही में घूमो, इधर उधर भागना नहीं, वो जकड़ के
सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में ओनली स्पीड कांस्टेंट होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती रहती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही एक ही चीज़ है, केवल बस फ़र्क इतना है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप स्पीड में किधर भी भाग सकते हैं, ये नहीं कि आपका स्पीड मतलब साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, वेलोसिटी जो है वो आपका डायरेक्शन चाहिए उसके लिए। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है अपने अलग अलग वेलोसिटी डायरेक्शन से, अभी ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट, साउथ में, चारों दिशाओं में। Speed constant and change in velocity is uniform circular motion and set accelerated motion। जिसका स्पीड तो कांस्टेंट है, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड, हर टाइम इंटरवल में उसका 1 मीटर पर सेकेंड ही 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट के अनुसार चेंज हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है और उसका चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स, F इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की ओर लग रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, कंटिन्यूअस चेंज होगा। कंटिन्यूअसली क्या होगा, चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रोटेशन। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का चेंज होना और इस कांस्टेंट स्पीड है तो उसी हम क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। अब इसको 1 राउंड कवर करने में कितना लगेगा, सरकमफेरेंस लेंगे 2πr। यूनिफॉर्म स्पीड जिसको v से डिनोट करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2πr सरकमफेरेंस बाई टाइम पीरियड, टाइम। v इज इक्वल्स जो एंगल होगा थीटा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर के बीच भी वही एंगल होगा। ये नोट करने वाली बात है कि यूनिफॉर्म, यहाँ से देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो त्रिज्या के बीच जो एंगल होगा, एंगल थीटा, ये एंगल r1 और ये r2 के बीच,
क्या कहता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये है, और ये V1 और V2 के बीच भी वही एंगल होगा जो ये दोनों के बीच का एंगल है। ये दोनों, तो इसको हम लोग शिफ्ट करके लिखे हैं वेक्टर ट्रायंगल ओ से, जो कि आगे पढ़ना है। तो इसके बीच भी थीटा एंगल होगा। तो यहाँ देखिए दो ट्रायंगल ये हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल OMN, ये वाला MNM, और ये इसको शिफ्ट किया गया है। यहाँ देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल को, तो इसका भी नाम दे दिए ABC। तो OMN ट्रायंगल ABC और आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के अनुपात बराबर में होते हैं, अनुपातिक होते हैं। तो त्रिभुज OMN में MN देखिए, MN और ON, ये और ये, डेल्टा S और R1, और इसमें कौन सा AC आपका ये वाला डेल्टा V और AB ये वाला V1। तो यहाँ पे देखिए चूंकि R1 और R2 दोनों त्रिज्या है, दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं R, और V1 V2 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम लिखे हैं V, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो डेल्टा V बाई T वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन स्पीड बाय टाइम डेल्टा S बाई T। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है, बहुत लंबा टॉपिक हो गया, 1 घंटे का क्लास हो जाएगा। सोच रही हूँ कि कवर कर ही दूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार हम देखते हैं कि F = ma। न्यूटन्स लॉ मैं ड्राइव करूँगी अभी। मान लीजिए सेकेंड लॉ होता है, अभी प्रूफ किए V²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे आपने मेरे साथ देखा, ड्राइव किया। सेंट्रीपिटल फोर्स को भी सो दैट इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से आएगा। ए का वैल्यू हम क्या लिए, V²/r, और सेकेंड लो क्या कहता है, ma। तो क्या हो जाएगा, m, और a के जगह पे हम V²/r लिख देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखे थे, देखिए
यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। तो इसे मैंने प्रूव किया किसके सहायता से, न्यूटन सेकेंड लॉ और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा इसे प्रूव किया, सेकेंड लॉ के थ्रू, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं न्यूटन्स बाबा पे, बहुत लंबा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि कांस्टेंट हटता है। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन बाबा पे। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ m1 m2, पर ये प्रोपोर्शनली प्रोडक्ट ऑफ m1 m2, मास m और m2 दोनों का प्रोडक्ट। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ देखिए, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स से mv²/r आया। प्लेनेट को रोटेट करने के लिए ग्रेविटी के जगह पर Fc सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। तो बाद में न्यूटन ने ये माना, स्वीकार किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। F इज इक्वल्स टू mv²/r। m जो है मास ऑफ मूविंग प्लैनेट, b वेलोसिटी अराउंड द सन, r सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, मास इज कांस्टेंट, सो रिटन एज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल b²/r। किसी भी डेरिवेशन में आप देखे होंगे कि डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है। तो यदि हम कांस्टेंट को नहीं लिखेंगे तो वो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लिए हैं उसके जगह पे। तो यहाँ देखिए, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल b²/r जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर आएगा, तो सन जो है वो, सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। प्लैनेट का स्पीड हो जाएगा v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2πr क्या है, कांस्टेंट है। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर वही बात, कांस्टेंट की को हटाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, r²/t। बोथ साइड स्क्वायर मल्टीप्लाइंग r डिवाइडिंग r, b² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r²t²। तो अब
यहाँ पे देखिए ये प्रूफ हो गया है। आगे की वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कांस्टेंट अगर लगाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है, कांस्टेंट हटता है तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगता है। बोथ साइड स्क्वायर मल्टीप्लाइंग आर एंड डिवाइडिंग आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर से और डिवाइड करेंगे आर से, तो इसका वी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई भी किए हैं और डिवाइड भी किए हैं। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, और ये हमारा किसका है, केपलर का जो सेकेंड स्टेटमेंट था। दो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस था उसका क्यूब था, और उसके जो टाइम पीरियड थे उसका स्क्वायर का जो स्टेटमेंट था जिसको उन्होंने प्रूफ नहीं किया था वो आ गया। तो ये आपका क्या होगा, बी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r और आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। बी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/r, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/r। यदि इसको हम इन्वर्सली को हटाते हैं, ये साइन को हटाते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा 1/r मिलेगा। यदि ये कांस्टेंट को हटाते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए इस डेरिवेशन से बी स्क्वायर इन्वर्सली आर क्यू बाई टी स्क्वायर गुना 1/r, तो ये हमको कहाँ मिला था, केपलर्स लॉ में मिला था, जो कि उन्होंने अधूरा छोड़ा था उसको। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू बाई टी स्क्वायर 1/r यहाँ पे मिला। तो इसको हम कांस्टेंट अगर मानते हैं तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। तो यहाँ पे एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई आर आया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर के जगह पे इस फॉर्मूले से, इससे अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर 1/r। और अब यदि m कांस्टेंट है तो f बराबर हमको क्या मिलता है, m यदि कांस्टेंट है तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/r इंटू, यहाँ पर तो 1/r, ये वाला 1/r छुपा ही हुआ है 1/r, और बी स्क्वायर के जगह पे लिखे हैं 1/r। तो f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर। तो यहाँ देखिए न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ये आपका प्रूफ हुआ। यहाँ देखिए अर्थ और मून लेकर के चले थे स्टार्टिंग में। पहला स्टेटमेंट था आपका F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास, और सेकेंड स्टेटमेंट था जो कि यहाँ पर प्रूफ किया गया। और
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 से ये आया, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो मेरा एक जी कांस्टेंट आएगा। जी का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, बताएंगे क्या होता है आगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, 1 घंटे का वीडियो मैं आज फर्स्ट बार शूट की हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। वैसे तो मुझे मोटिवेशन का कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरा पढ़ाना बचपन से ही शौक़ था। तो मतलब एक मेरी बेटी है छोटी सी, तो अभी ऑफलाइन तो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सोची कि यूट्यूब पे ही कोशिश करती हूँ। उसको छोड़ के तो अभी मैं कहीं जा नहीं सकती, अभी 1-1.5 साल की है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं मतलब और भी कंटेंट दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगेन थैंक्स।